लास्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के अंतर्गत मैटर एंड नेचर बिहेवियर के अंतर्गत जो है इसकी डेफिनेशन, सॉलिड स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, साल्ट मेल्टिंग और कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इन सबको एग्जाम्पल के साथ कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन और कोलाइड्स के टाइप्स और उनको सेपरेशन करने की जो मेथड्स हैं उन सबको कवर करेंगे। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं को पढ़ चुके थे, ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था थी उसमें से प्लाज्मा अवस्था, 5वीं थी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो जो प्लाज्मा अवस्था है वो गैसों की आयनीकृत अवस्था है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा किस प्रकार की अवस्था है? आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों बराबर अनुपात में होते हैं। द्रव की 5वीं अवस्था किसको माना जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यदि आप गैस को परम शून्य ताप 0 केल्विन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे, परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन पर शीतल करने पर, यानी कि ठंडा कोल्ड करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है और उसके बाद जो स्थिति प्राप्त होती है उसे बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। इस पर 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा जो है अध्ययन किया गया था या गणना की गई थी। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है। लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक बार और रिकॉल करते हैं। आपके पास पहली अवस्था ठोस है, यदि ठोस को मेल्ट किया जाए तो द्रव में पहुंच जाएगा और द्रव को यदि हीट किया जाए या वो वाष्प बन के उड़े तो गैस में चला जाएगा और गैस का प्लाज्मा में बदलना आयनीकरण कहलाएगा। इस टाइप से आपको याद रखना है। ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग कहलाएगा, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण और गैस का प्लाज्मा अवस्था में चला जाना आयनीकरण कहलाएगा। वापस प्लाज्मा से यदि गैस प्राप्त करनी है तो विआयनीकरण और गैस से द्रव प्राप्त करना है तो उसे संघनन यानी कि कंडेंसेशन बोलेंगे और द्रव से यदि ठोस में लाना है तो उसे फ्रीजिंग हिमीकरण, यानी कि द्रव को हम जैसे पानी को जमा देते हैं बर्फ़ के रूप में तो क्या कर देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, हिमीकरण कहलाएगा। अब दो कंडीशन जो डायरेक्ट याद रखनी है, यदि कोई सब्सटेंस, यदि कोई पदार्थ, कोई मैटर सीधा ठोस से गैस में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जैसे आपने कपूर नेफ्थलीन का एग्जाम्पल पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब यदि हम सीधा गैस को भी ठोस में ले आएँ तो उसको क्या बोला जाएगा? निक्षेपण, डिपोजिशन। डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द ध्यान रखने हैं आपको, यहाँ से फैक्ट आपको ध्यान रहेंगे। मिश्रण की बात करते हैं। अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। आपस में रिएक्शन नहीं करते। जैसे आप रेत और पानी को मिला दे, आपने मिश्रण बना दिया, ये कभी दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे कि तीसरा कंपाउंड नहीं बनाएंगे और दोनों का कोई फिक्स अनुपात नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइप के जो जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वे मिश्रण के अंतर्गत आएंगी। या पानी और मिट्टी, ठीक है। उसके बाद इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है, समांगी मिश्रण के लिए वास्तविक विलयन भी इसी को बोलते हैं। रियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? समांगी को, क्योंकि पदार्थ का संगठन इसमें एक समान दिखाई देता है, कंपोजिशन एक समान दिखाई देती है। जैसे जल चीनी का मिश्रण, जल चीनी का मिश्रण, तो पदार्थ के संगठन इसमें कैसे होंगे? एक समान होंगे। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। पदार्थ का संगठन सर्वत्र एक सा नहीं रहता, यानी कि चेंज होता रहता है और उसमें डिफरेंस देखा जा सकता है, यानी कि तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, संगठन एक जैसा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके 2 एग्जाम्पल, कलील जिसको कोलाइड भी बोलते हैं और दूसरा निलंबन जिसको सस्पेंशन भी बोलते हैं, सस्पेंशन भी बोलते हैं। सब सिलेबस के आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड किसका एग्जाम्पल है? विषमांगी मिश्रण का, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है कलील और कोलाइड। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, झाग, पायस, सोल, एरोसोल, जेल, ये क्या होते हैं अभी आगे समझा दिया जाएगा। झाग आप जानते हो, जैसे साबुन का झाग, वो किसका एग्जाम्पल है? कोलाइड का एग्जाम्पल है। निलंबन किसको बोला जाता है, यानी कि सस्पेंशन किसे बोलते हैं? बड़ों कणों वाला जो विषमांगी मिश्रण होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो निलंबन में आएगा और जो छोटे कणों वाला होगा विषमांगी मिश्रणी, वो कोलाइड में आएगा। इसके कणों का आकार निलंबन का पूछे 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक इसके आकार होते हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण निलंबन के अंतर्गत आता है। वायु में धूल के कण निलंबन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, वायु में धूल के कण किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो किसका है? निलंबन का है। विलयन की बात करें तो विलयन किसके अंतर्गत आता है?
जो समांगी मिश्रण हो गए, वास्तविक विलयन बोले थे ना इन्हीं को। वास्तविक विलयन कौन से होता है? समांगी मिश्रण में सभी उदाहरण किसके होते हैं? विलयन के। मिश्रित कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो, यदि 1 नैनोमीटर से भी कम हो तो वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। विलयन 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, विलेय प्लस विलायक विलयन। ये कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। यानी कि जैसे आप पानी भर के ले इसमें, तो ये जो घोल सकता है ज़्यादा मात्रा में उसको बोलेंगे हम विलायक, और जो इसमें यदि चीनी या नमक डाला जाएगा वो कम मात्रा में डालते हैं तो उसको बोलेंगे हम विलेय, जो इसमें घुलने के लिए तैयार है। और जब दोनों मिल जाएंगे तब उसको बोला जाएगा विलयन। तब क्या बोला जाएगा? विलयन। विलेयता किसे बोलते हैं? किसी एक यौगिक की अन्य यौगिक में घुलने की जो क्षमता होती है। जैसे हमने यहाँ पानी लिया है, अब इसमें हम कोई और सा यौगिक डालें और वो कितनी क्षमता तक घुल सकता है, वो उसकी क्या कहलाई थी? विलेयता कहलाएगी, सोल्युबिलिटी कहलाई जाएगी। विलयन की सांद्रता किसको बोला जाता है? सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? यदि आपने कोई विलयन तैयार किया, पहले विलायक भरा उसमें, फिर उसमें विलेय डाला तो विलयन तैयार हो गया है। अब इसमें जितनी विलेय की मात्रा आपने डाली है वो, और इस विलयन की कुल मात्रा जितनी भी होगी टोटल, उसी के अनुपात को क्या बोला जाएगा? विलयन की सांद्रता। इसको हमेशा ग्राम पर लीटर में मापा जाता है, क्योंकि आपने जो पानी लिया है वो लीटर के हिसाब से लिया है, और जो अमाउंट विलेय डाला है नमक या चीनी वो ग्राम के हिसाब से डाली है। फिर नेक्स्ट है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा को हम सैचुरेटेड विलयन बोलते हैं। यानी कि विलयन में आप कितनी मात्रा विलेय की मैक्सिमम घोल सकते हो उसको क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। या इसमें कितनी मात्रा घुल सकती है, कि यदि आपको 1 गिलास पानी दे दिया जाए तो आप उसमें चीनी कितनी अधिकतम घोल सकते हो, तो जितनी अधिकतम घोल सकते हो उसी को क्या बोलेंगे हम? संतृप्त विलयन। की तृप्त हो गया, अब इसके बस की और नहीं है कुछ खाने पीने या घोलने की। फिर उसके बाद कोलाइडी विलयन किसको बोला जाएगा? ये भी इसी में आपके इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। कणों का आकार जिनका 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 के बीच हो, सेंटीमीटर के बीच हो, उसको क्या बोला जाएगा? कोलाइडी विलयन। अभी आपने एक और बढ़ा है सस्पेंशन, जिसमें कणों का आकार कितना था? 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 तक, और इसमें कितना है? इसमें 7 से -4 तक। यानी कि यदि मैं इसके आगे 10 की पावर -5 लगा दूँ तो ये वाला तो जो है आपका सस्पेंशन निलंबन का आकार है, और 10 की पावर 7 से 10 की पावर -4 का किसका है? कोलाइडी कणों का आकार है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके प्रकार की यदि बात करें, एरोसोल, पायस, जेल, ये सभी इसके प्रकार हैं। तो एरोसोल होता क्या है? देखो एरोसोल तो एयर आ रही है कहीं ना कहीं, एयर क्या होती है? गैस की टाइप, और सोल यानी कि जो उसमें सॉल्यूशन डलेगा लिक्विड टाइप का। तो गैस में दरो, यदि किसी गैस में दरो घुला है, गैस ज़्यादा है और उसमें दरो कम घुला है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है? एरोसोल। अब इसमें से जो गैस होगी जिसमें घुली होगी, दरो घुली होगी, उस गैस को बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो दर होता है उसे परिक्षिप्त अवस्था। यानी कि ये स्टेट है, ये इसकी अवस्था है जो इसमें घुल रही है, और इसका माध्यम है, मीडियम है जिसमें वो घुल रही है। गैस तो मीडियम है हो गया, और ये क्या होगी? इसकी स्टेट होगी जो इसमें घुली है। तो गैस में दर किसका उदाहरण होता है? एरोसोल का। इसके एग्जाम्पल में जो याद रखने हैं, धुंध, कोहरा, बादल। तो बादल गैस, सारी जगह वायुमंडल में गैस घूम रही है, और बादल वहाँ पर दरो जो वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़कर गया है वो चारों ओर उसके आ गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एरोसोल। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जबकि आपसे पूछो ठोस एरोसोल को किसे बोला जाएगा? ठोस एरोसोल किसे बोलेंगे? अब गैस में तो दरो था तो एरोसोल, और यदि ठोस एरोसोल की बात करें तो गैस में क्या चला जाएगा? ठोस। जैसे धुआं और धूल कण, तो वायु तो घूम रही है चारों ओर, अब उसमें धूल के कण चले जाएं तो सॉलिड पार्टिकल आ जाएंगे, धूल के कण, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ठोस एरोसोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही धुआं, इधर धुंध है, धुंध एरोसोल में, और धुआं ठोस एरोसोल में। पायस किसको बोला जाता है? पायस या इमल्सन, इमल्सन किसको बोला जाएगा, या पायस किसको बोला जाएगा? यदि दरो में दरो का मिश्रण होगा तो उसको पायस बोलेंगे। दरो में दरो मिला होगा, जैसे दूध में दरो का मिश्रण है, क्रीम दरो में दरो का मिश्रण है, मक्खन दरो में दरो का मिश्रण है, तो इसको बोलते हैं हम पायस। और दरो को दरो से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विपायसीकरण। और दरो में दरो मिलाने की क्रिया पायसीकरण। तो यदि अलग कर देंगे तो विपायसीकरण, और मिला देंगे तो पायसीकरण। ठीक है। अब जेल किसको बोलते हैं? ठोस में यदि दरो मिला दी जाए,
ठोस कोई सब्सटेंस हो और उसमें जो है बाद में दरू मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, दरू, तो उसको बोलेंगे हम जेल। जैसे दही, दही सॉलिड है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड पानी उसके चारों ओर रहता है, तो दही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जेल का। जूतों की पॉलिश या जेली, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। चीज़ यानी कि पनीर, पनीर वैसे सॉलिड रहेगा लेकिन कुछ मात्रा में साइड में उसके पानी भी रहेगा, तो ठोस में क्या है, दर है, तब उसको जेल बोला जाएगा। फोम, झाग या फैन किसको बोला जाता है, यदि आप दरू में गैस मिला रहे हो तो उसको फोम या झाग या फैन बोला जाएगा। जैसे साबुन के झाग, शेविंग क्रीम और सोडा वाटर, ये सब किसके उदाहरण हैं, झाग के उदाहरण हैं। तो शेविंग क्रीम तो झाग देती है, तो दरू में गैस का उदाहरण होगा फोम वाले। जबकि ठोस झाग में, ठोस में गैस मिलाई जाएगी, ठोस में गैस मिलाई जाएगी, जिसमें केक और ब्रेड एग्जाम्पल में आते हैं। सोल की यदि बात करें, दरू में ठोस मिलाया जाएगा तो सोल हो जाएगा। देखो सॉलिड में क्या करना है आपको, लिक्विड में ठोस मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, यानी कि सोल बन जाएगा। जैसे रंग, पेंट वगैरह। कोशिका तरल, कोशिका का जो लिक्विड होता है, और स्याही होती है जो, ठीक, वो किसके उदाहरण है, सोल के उदाहरण है। ठोस सोल में, तो ठोस में ठोस मिला देंगे तो मिश्रित धातुएं, रंगीन कांच, रत्न, ये सब क्या होंगे, ठोस सोल के उदाहरण होंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे टिंडल प्रभाव आपसे पूछ सकता है, 10th क्लास में भी और 12th में भी है। कोलाइडी विलयनों में होता है, यदि आपसे पूछे टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयनों में घटित होता है, तो कोलाइडी विलयनों में घटित होता है। इसमें प्रकाश के परिकिरण पर आधारित होता है कि आप इसमें प्रकाश की किरण जो कोलाइडी विलयन लेंगे और एक लैंप से ऊपर से देखेंगे और एक जो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे और लाइट जो साइड से पास कराएंगे, तो इसमें जो कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो उसमें चमकते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप रोशनदान में अपने घर में भी जो है कोलाइडी कणों को घूमता हुआ देखते हो। तो ये जो टिंडल प्रभाव है कोलाइडी विलयनों में होता है और किस पर आधारित है, प्रकाश के घटनाएं, स्कैटरिंग, जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं, उस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति, ये किस में होता है, ये निलंबन में होता है, जिसमें जो कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जिगजैग मोशन बोलते हैं। और वो किस में होती है, ब्राउनी गति। इसको ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार देखा था, तो इसलिए इसको ब्राउनी गति भी बोलते हैं। यदि ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों में हो रही है तो उस गति को कैसे कम किया जा सकता है, यदि छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो ये गति ज़्यादा करेंगे, यदि हम इन पार्टिकल का आकार बढ़ा दें तो ये आपस में टकराएंगे लेकिन इतनी गति नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्राउनी गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, यानी कि जो मिक्सर बनाए जाते हैं या मिक्सर हैं, उनमें से उनको कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइडेशन किया जाता है, सेपरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण एक मेथड है जिसके द्वारा समुद्री जल से नमक का निर्माण किया जाता है, कि इसमें समुद्री जल को बाहर निकाल कर डाला जाएगा और उसमें क्रिस्टल करके नमक, जो पानी उड़ जाएगा, नमक बचेगा। तो समुद्री जल से नमक का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आसवन विधि या डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कई टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम पदार्थों का जो पेट्रोलियम पदार्थ अलग अलग पेट्रोल डीजल डिवाइडेशन किया जाता है, वो आसवन विधि फिल्टर कर करके किया जाता है, सॉरी डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। दूसरा, साबुन उद्योग में, साबुन के निर्माण में, या फिर आसवन किन के लिए यूज होता है, उन पदार्थों के लिए जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है, उस पर डिपेंड करती है पूरी प्रोसेस आसवन की। अब इसको कैसे, जैसे इंसान कथन बोलता है, कथन, तो कथनों में वो क्या देता है, लोगों को आश्वासन देता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्वथनांकों में अंतर होता है तो वो किस पर डिपेंड होता है, आसवन पर। फिर है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ये आपको करा दिया है। जैसे ऊर्ध्वपातन किसको बोलेंगे, किसी ठोस का सीधा किस में बदल जाना, गैस में, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल में शुष्क बर्फ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, कपूर, नेफ्थलीन, बेंजीन आदि, ये सब किसके, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, तरल में ठोस अलग करने के लिए जिसका उपयोग किया जाए उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि तरल है उसमें से ठोस को आपको निकाल लेना है, जो उसमें मिश्रित नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। जैसे गंदे जल का शुद्धिकरण करना है या ब्लड प्यूरिफिकेशन करना है, तो वो किस में आता है, फिल्ट्रेशन में आता है। अपकेंद्रण विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन किसको बोलते हैं, अपकेंद्रण विधि किसको बोलते हैं, ये विधि हम अक्सर दूध से मक्खन को निकालने में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो चक्र चलता है या इसमें जो फोर्स लगता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो जो भारी पार्टिकल होते हैं हल्के तो बीच में घूमते रहेंगे और भारी पार्टिकल साइड में लग जाते हैं, जिससे दूध से मक्खन अलग हो जाता है और बल जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ये भी ध्यान रखना है कि अपकेंद्रण में जो बल होता है वो कहाँ से किधर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है।
अवसादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अवसादन और निस्तारण विधि का। जैसे तेल व जल का मिश्रण या धातु शोधन में द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, धातु शोधन में यानी कि जो हम प्रोसीज करते हैं मेटल प्यूरिफिकेशन में, शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए अवसादन और निस्तारण का उपयोग करते हैं। अवसादन क्या है कि यदि आप किसी चीज़ को इसमें घनत्व को अलग अलग कर रहे हो तो जो भारी चीज़ें होती हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं जिनका घनत्व कम होता है वो ऊपर रह जाती है। तो जो नीचे बैठती हैं उसको अवसादन बोलते हैं, और जो ऊपर घूमने लगती है उसको निस्तारण बोलते हैं। क्रोमैटोग्राफी, अलग अलग रंगों को जो है इसको स्याही को छांटना होता है और उसमें सिलिका जेल का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब यदि आप हमारे जो है फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और यदि चैनल पर नए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ठोस अवस्था पढ़ सकते हैं, या उसी यूनिट में से हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।